हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिसे कहीं ना कहीं आप रिवीजन क्लास भी बोल सकते हो। मैं आपको यहाँ पर सभी चैप्टर्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उन्हें कवर करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों, आज की क्लास के अंदर जो प्रैक्टिस हम करेंगे उसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो लास्ट सीजीएल हुआ था उसमें 3 मार्च को जो पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कहीं ना कहीं आज की क्लास में हम लास्ट क्लास के कंपेयर में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय खराब करे आज की क्लास को। आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उसे करने की कोशिश करो। देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बच्चों, मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा शुरुआत में जिससे कहीं ना कहीं मैं आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवा सकूं और वो एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आ गया होगा यहाँ पर। क्वेश्चन में कहा गया है, दी गई आकृति में MNOP 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है, क्या होगी। देखो MNOP आपके पास में ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक स्क्वायर है, यानी हर एक साइड आपके पास कितनी हो गई है, 6। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये सर्कल की अपने पास में क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अगर आप इस यहाँ से लेकर यहाँ तक R से रिप्रेजेंट करते हो तो मुझे एक बात बताओ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो कंप्लीट 6 है, तो ये भी कंप्लीट 6 ही कहलाएगी। ये R है तो मुझे बताओ क्या ये 6 माइनस R कहलाएगी क्या। अरे हाँ है ना। और मुझे बताओ ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल के रिस्पेक्ट में कोण कहलाएगी जीवा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सेंटर से यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। एंड ऑल्सो वॉइस वर्सा, यानी इसका विलोम भी सत्य होता है। क्या है, केंद्र हो गया, केंद्र से आपके पास सर्कल की एक कोण हो गई, तो जीवा पर जब लंब डालोगे तो ये आपके पास में क्या होगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। अरे हाँ, तो बच्चों आपके पास में ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये 6 होगी, तो ये भी 3 और ये भी आपके पास 3 हो गई। अरे ठीक है, मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस भी क्या सर्कल की रेडियस कहलाएगी क्या। अरे कहलाएगी। तो सीधी सी बात होगी कि अब आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर, अब आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी रेडियस पता चल जाएगी। बोलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस वाले ट्राइंगल के अंदर तो 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होता है, यानी R स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपके पास 6 माइनस R का स्क्वायर। बच्चों हो जाएगा 36 प्लस R स्क्वायर माइनस का 12R। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, 36 और 9 45, 12R उधर चल जाएगा, तो R का मान आ जाएगा 45/12। काट दो यहाँ से थोड़ा सा, 4 बार और ये 15 बार, तो बोलो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 बच जाएगा और आपके पास में कितना हो जाएगा, 30 7 चौक 28 5, 3.75 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अरे ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर आप रिवाइज कर लो कि एक सर्कल के अंदर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। एंड ऑल्सो वॉइस वर्सा, इसका विलोम भी सत्य होता है, यानी एक सर्कल के अंदर जीवा के मिड पॉइंट से अगर सेंटर को मिलाओगे तो वो बराबर बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद में अगर एक सर्कल के अंदर जो इक्वल कोर्ड्स होती है फॉर्म्ड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, समान जीवाएं अगर सर्कल के अंदर 2 कोण समान है तो केंद्र पर वो क्या बनाती है, समान एंगल बनाती है। इसका विलोम भी क्या होगा, सत्य होगा। कुछ और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं ताकि आप हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन को सही से रिवाइज कर पाओ।
क्वेश्चन में कहा गया है सीडी को एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। सीडी का पाथ दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। सीडी के आधार से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री का है। तो सीडी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। देखो बच्चों, आपसे कहा गया है एक दीवार है और यहाँ इसके सहारे एक सीडी लगा दी गई है, ठीक है। सीडी के पास से दीवार के बीच की दूरी है कहीं ना कहीं 6 मीटर। दीवार सीधी खड़ी होती है तो एंगल यहाँ 90 डिग्री का होगा। आपसे कहा गया था सीडी के आधार से दीवार के शीर्ष तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो 15 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ सीडी की लंबाई आपसे कितनी होगी। देखो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर तो क्वेश्चन आया ही करते थे। अब क्वेश्चन 15 और 75 भी आपके सामने रख देता है। तो बच्चों ये 90 है, ये 15 है, तो मुझे बताओ क्या ये 75 डिग्री का ही कहलाएगा क्या? अरे हाँ है ना। और एक छोटी सी बात आपको पता भी होगी कि अगर 75 डिग्री के सामने अगर एक यूनिट है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपडेट कर लो कि 75 के सामने अगर एक यूनिट है तो 15 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी आपके पास 2 माइनस का √3 यूनिट। क्या हो जाएगी? 2 माइनस का √3 यूनिट। ये 1 यूनिट है तो ये इतना हो जाएगी। और बच्चों इसी तरीके से अपन हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा √2 √3 माइनस 1 यूनिट आपके पास में। अरे हाँ, कब? अगर 75 डिग्री के सामने एक यूनिट है तो 15 डिग्री के सामने इतने यूनिट होगा और हाइपोटेनस होगी √2 √3 माइनस 1 यूनिट। अभी क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया था, ये लंबाई आपको पता है कि दीवार से सीडी जो अपने पास में है कितनी दूरी पर है? 6 मीटर, यानी एक यूनिट का मान 6 है। तो आपसे सीडी की लंबाई पूछ रहा था, तो बताओ इसका मान पूछा जा रहा है क्या? एक का मान 6, तो बताओ इसका मान क्या होगा? आप ऑप्शन से भी ऐसे देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। अरे भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं √6 माइनस का √2 है। एक यूनिट का मान 6, तो इतने यूनिट का मान क्या होगा बोलो? 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 √6 माइनस का 6 √2, बताओ ये तो बी ऑप्शन के अंदर ही है क्या? अरे हाँ बच्चों, 30 डिग्री 45 डिग्री भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आपके पास में एंगल 30 डिग्री का हुआ, ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड होगी a/√3, ठीक है। 45 डिग्री के अंदर तो अगर ये 45 डिग्री का एंगल है, ये ए है तो ये भी ए होगा। और 60 डिग्री का अगर एंगल हुआ तो आप ऐसा समझ सकते हो ये ए है तो ये √3a होगा। आप कुछ बच्चे यहाँ पर रेशो से भी इन क्वेश्चन को समझते हैं। बात वही होती है, किसी भी तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर अगर ये ए है तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं इसे ए नहीं मानो इसे ए मानो। तो एक बात ध्यान रखना कि हाइपोटेनस जो होती है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड की हमेशा बच्चों 2 गुना होती है। कितना होती है? 2 टाइम्स होती है, 2 गुना। हाइपोटेनस अगर आपने एंगल 45 डिग्री का ले लिया, अगर इसके सामने वाली साइड ए दी हुई है तो आप ये कह सकते हो हाइपोटेनस 45 डिग्री के सामने वाली साइड की बच्चों √2 टाइम्स होती है। अगर ये ए है तो ये √2a हो जाएगा। कितना गुना होती है? √2 टाइम्स होती है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अभी ये पहली बार क्वेश्चन आया तो इतनी बातें रिवाइज करा दी, फिर कभी आएगा कुछ बातें और मैं आपको सिखा दूंगा। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो क्या होगा वो। देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। 18,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? देखो सॉल्यूशन आप कितना ही बड़ा बना सकते हो, लेकिन जो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, वो ये होने चाहिए कि प्रिंसिपल आपके पास 18,000 रुपये दिया हुआ है, उसका 1/10 निकाल दो तो पहले साल का, 11/10 निकाल दोगे तो सेकंड ईयर का आ जाएगा, 11/10 निकाल दोगे तो ये थर्ड ईयर का आ जाएगा, और 1/10 निकाल दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। 3 जीरो आपके पास में हट जाएगी। 11 का स्क्वायर 121, 121 को 18 से गुणा करो, 18 में 18 36 और 1 37 पॉइंट लगाओगे नीचे 10 का,
तो ऐसा ऑप्शन देखो जहां 7.8 बन रहा हो लास्ट में, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ऐसा ही आपको एग्जाम में सोचना होगा, यही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ट्री मेथड लगाने बैठ जाते हैं। आप सोचो, अगर आपने उसे थोड़ा सही तरीके से एनालिसिस कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन आपके पास इतनी सी कैलकुलेशन आपसे करवाएगा। अगर आपको ये नहीं पता, फिर आप ही लोग कह दोगे कि हमारा पेपर तो कैलकुलेटिव आया था, थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें पूछ रहा था, तीसरे चौथे साल का डिफरेंस पूछ लिया। ऐसे थोड़ी पूछा जाता है। देखो, कैलकुलेशन आसानी होती है, किस तरीके से ये बात मैंने कर दी है। मैं आपको ट्री मेथड लेते हुए ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि प्रिंसिपल आप मान लो 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%, टाइम मान लो आप ऐसा करो 4 साल, ताकि बात आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो एक बात बताओ, 10% है तो जनरली अपन ये मानते हैं कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, जो टाइम दिया होता है उसको कंपेयर करके अपन प्रिंसिपल मान लिया करते हैं। प्रिंसिपल हो सकता है कुछ और दिया हुआ हो, आपके अकॉर्डिंग तो छोड़ो क्या है क्या नहीं है। प्रिंसिपल आपके पास में अपन मान लेते हैं 10,000। अब बच्चों 4 साल की बात होती है तो 4 लाइन बना दिया करते हैं, ऐसा ही करते हैं सभी लोग। 1/10 कर दोगे तो मुझे बताओ 1,000 आ जाएगा, इधर भी आपके पास 1000 आ जाएगा, इधर भी 1000 और इधर भी 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसका 1/10 करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। अब बच्चों सीधी सी बात है, तीसरे साल में इन सभी के ऊपर ब्याज लगेगा। इस पे 1/10, इस पे 1/10, तो 100 एंड 100 बोलो 200 लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, इसका 1/10 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10। 4th ईयर पर आकर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे तो सभी के ऊपर लगेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो 1/10 1/10 1/10, 100 आपके पास आ गया 300। अरे ठीक है, ये हो गया 300। 300 का 1/10 करोगे तो 30, और आपके पास 10 का 1/10 करोगे तो 1। अगर बेसिक क्लासेस होती तो मैं सारी बातें एक एक अच्छे से समझा रहा होता। अब ये प्रैक्टिस क्लास है तो अपन ये इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, वरना ये 100 100, ये 100 100 100, 10 10 10 एक करके पूरा डिटेल में मैं आपको समझा रहा होता। अब इस तरीके से आपको समझना होगा। एक छोटी सी बात आप सीख लो अगर आपको नहीं पता तो, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों ये आपके पास में फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अरे हाँ, है ना कहीं ये तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी कहलाता है, लेकिन उसे गोली मारो, उसका कोई रोल नहीं है अभी। ये आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब बच्चों क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई थी 10%। तो एक छोटी सी बात नोटिस करना, जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर उसका मैं 1/10 निकालूँ, अगर मैं उसका 1/10 निकालूँ तो बच्चों होता है 100। अगर वो मैं इसी के अंदर ही ऐड कर देता हूँ तो मुझे बताओ क्या वो आपको सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है क्या? कौन सा? दूसरे साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। बताओ क्या यही हो रहा है क्या? या तो आप 1/10 निकाल कर आप इसमें ऐड कर दो, अरे हाँ, या सीधा ही आप क्या सोच लो कि 1000 का 1/10 निकाल कर ऐड करने की बजाय 11/10 से गुणा कर दो, तो बताओ कितना बन जाएगा? 1100। अब बच्चों यही चीज़ें आगे भी चल रही होती है कि ये आपके पास में सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बताओ कितना है सेकंड ईयर का? 1000 और 100, 1100 आपके पास में टोटल है। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी हुई थी, तो इसका 10% निकालो, वो इसके अंदर ऐड कर दो, वो आपके पास थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करेगा। अरे हाँ, है ना, 10% मतलब 1/10 निकालो, वो इसमें ऐड कर दो, या आप सिंपली 11/10 कर दोगे तो आपके पास सीधा जवाब आ जाएगा 11 11। ये हो गया 1 to 1 और 0, यानी थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1210 होगा। चेक करो, 1000, 200, 1200 और 1210। क्या बताओ अब तो ये बात समझ में आ गई है क्या? अरे हाँ, है ना। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चों थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर मैं इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई थी 10%, वो निकाल कर अगर इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो बच्चों फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अरे हाँ, है ना। बच्चों जो 1/10 निकाल रहे होते हैं ना, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा। सुन रहे हो ना अच्छे से? क्या कहा मैंने? 1/10 निकालने से आपको ये पता चल रहा है कि एक साल आप बढ़ा दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा। 1000 का 1/10 करोगे तो 100, यानी नेक्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लास्ट ईयर के कंपेयर में 100 रुपीज ज़्यादा मिलेगा। अरे हाँ, 1100 का 1/10 निकालोगे तो आपके पास जवाब मिलेगा, बोलो कितना? 110, यानी थर्ड ईयर के अंदर सेकंड ईयर के कंपेयर में 110 ज़्यादा मिलेगा।
अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको ये बात समझ में आती है या नहीं आती, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं जज कर लूँगा फटाफट। एक क्वेश्चन और आपको मैं करवा लूँगा ऐसा, मैं चाहूँगा कि आप उसे 10 सेकंड के अंदर उड़ा दो। बच्चों आप समझो इस बात को मैं मिटाकर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोलो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था? 18,000 रुपये। अरे ठीक है, अगर मैं 1/10 निकालूंगा तो बताओ पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है क्या? अरे आ गया है। अब पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी। अब पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 1/10 निकालकर मैं इसमें ऐड कर देता हूं, या मैं 11/10 कर दूं, बात एक ही है। तो मुझे बताओ क्या ये आपके पास सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया क्या? अरे हाँ है ना बच्चों, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसका 1/10 निकालकर इसमें ऐड कर दोगे तो थर्ड ईयर का आ जाएगा, या फिर आप सीधा ही 11/10 कर दो। अरे हाँ है ना, 1/10, या फिर आप सीधा इनको ऐड कर दो, 11/10 कर दो। अरे ठीक है, तो बच्चों ये आ गया है आपके पास थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे क्लियर हो गई बात। अब बच्चों थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। अब इसका मैं 1/10 निकालकर इसमें ऐड कर दूंगा, वो तो फोर्थ ईयर का आ जाएगा। अरे है ना, लेकिन मुझसे तो डिफरेंस पूछा गया है थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का। इस बात का मतलब है थर्ड ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो आपसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, ये थर्ड ईयर का है। अगर 1/10 निकालकर इसमें ऐड कर दूंगा वो तो फोर्थ ईयर का हो जाएगा। अगर मैं 1/10 निकालूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि थर्ड ईयर से कितना बड़ा है। बच्चों यही अप्रोच मैंने लगाई है कि 3 0 कट गई है, 11 11 121 होता है। तो बच्चों 121 को मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया। मेरी अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मेरे को कोई शक नहीं हुआ कि इसकी कैलकुलेशन क्रॉस चेक की जाए, ऑप्शन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। फटाफट किया, 18 × 18 1 36 और 1 37। बच्चों अपॉन में 10 था तो बच्चों पॉइंट तो आएगा ही आएगा। देखो क्या कैलकुलेशन में क्या ऐसा ऑप्शन है क्या जहां 7.8 बन रहा है? सी ऑप्शन आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। अरे हाँ है ना, ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं सेम अप्रोच पर, और मैं चाहूंगा हर एक स्टूडेंट 10 सेकंड में उसे सोल्व कर दे। सीपीओ का क्वेश्चन है, वो बिल्कुल एज इट इज उठाकर ला रहा हूं आपके लिए। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, सेम पैटर्न पर है, आप सभी से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपये है, तो चौथे और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर होगा। अब बच्चों आपको अप्रोक्स आंसर निकालना है, परफेक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालना। बच्चों बड़ा तो कितना भी कर सकते हो, ट्री मेथड लगा दो, हो जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन कैलकुलेशन से आपको बचना है तो आपको स्मार्ट अप्रोच पर ध्यान देना होगा कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, जिसका मतलब बच्चा जानता है कि 2/25 होता है। अरे है ना, अगर थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है इतना निकालकर मैं ऐड कर दूंगा तो वो फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। या फिर 2/25 निकालने की जगह आप 27/25 निकाल दो, ऐड कर दो इसे। अरे ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा फोर्थ ईयर का। अगर आपने इस वाले रिजल्ट का 2/25 निकाला तो आपको ये पता चल जाएगा कि फिर कितना बढ़ेगा। अरे हाँ या ना, अगर आपने 27/25 निकाल दिया तो बच्चों फिफ्थ ईयर का आ जाएगा, और हमें पांचवें साल का नहीं चाहिए। आपसे तो ये पूछा गया है डिफरेंस का मतलब चौथे साल के बाद कितना बढ़ा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, 2/25 कर दो। अरे क्लियर हो गई बात। तो बच्चों आप इसे काटोगे, 25 से कम 25, 11 बचेगा, 25 चौक 100, 25 चौक 100, ये सोल्व हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करो तो 27 का डबल 54, 54 का डबल 108, 10 बच जाएगा। 108 में 10 ऐड किया 118, 8 11 बच जाएगा, 27 और 11 आपके पास हो जाएंगे 38। इसका डबल कर दो तो आपके पास हो जाएगा 16, 17, 17 और एक आपके पास 17, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, बटे में कर दो बच्चों 25, तो 25 3 75, 2 बच जाएगा, 25 से कम 25। देखो ऐसा कुछ आंसर बन रहा है क्या? तो बच्चों डी ऑप्शन है, जहां पर आपके पास 3 1 और समथिंग कुछ है, यानी आगे भी आपके पास क्या आएगा, 3 1 1 ही आएगा। अरे हाँ, अगर आपकी अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो बच्चों आप आगे कैलकुलेशन करोगे ही नहीं, आप यहीं पर ही आंसर देखने लग जाओगे। अरे क्लियर है।
उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दी होगी और क्लियर भी हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से आप उसे सोल्व करो। देखो ये तो एक आसान सा ही क्वेश्चन है, ये 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, रेशो का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 640 छात्रों के विद्यालय में लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन के अंदर पेन नहीं चलाओ, डायरेक्ट आप वर्बली कैलकुलेट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्या होगा सॉल्यूशन, आप ऐसे वर्बली समझने की कोशिश करो। जैसे आपके सामने यहाँ क्वेश्चन है, मेरे सामने भी यहाँ क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं 8 की वैल्यू 640, तो 1 की वैल्यू हो गई 80, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में कितना 400, 3 की वैल्यू हो जाएगी 240। लड़कियां 240 थी, 30 बढ़ा दी 270 हो गई, तो वो रेशो 9 का हो जाएगा। 9 की वैल्यू 270 यानी 1 की वैल्यू 30, तो 14 की वैल्यू हो जाएगी 420, यानी पहले 400 थे अब 420, 20 आंसर आ गया, यानी ए ऑप्शन फाइनल आंसर है। इसी तरीके से ही आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है। आप सोचो कि नहीं मैं पेन चला लूँ कुछ बड़ा काम कर दूंगा, बड़ा काम नहीं, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे। करने की कोशिश तो करो एक बार, इजीली आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे। ठीक है, देखो क्या कर दिया मैंने, टोटल कितने स्टूडेंट बताए गए थे 640, और इसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आपके पास कितना बताया गया था 5:3। तो बच्चों सीधी सी बात है, लड़के 5 यूनिट लड़कियां 3 यूनिट, तो 8 की वैल्यू 640, 8 की वैल्यू आपके पास में 640 है, तो बताओ 1 की वैल्यू आपके पास 80 आ गई, यानी लड़के आपके पास कितने हो जाएंगे, बोलो 1 की वैल्यू 80, तो 5 की वैल्यू 400, और बोलो ये कितना हो गया 240। 240 लड़कियां हुआ करती थी, 20 बढ़ा दी, अरे 20 है ना, नहीं 30 है, तो बताओ कितना हो गया 270। अब ये रेशो कितना बताया गया था 14:9, तो बोलो 9 की वैल्यू 270 है, यानी 1 की वैल्यू 30, तो 14 की वैल्यू कितनी हो गई 420। पहले 400 थे अब 420 हो गए, तो बताओ लड़के कितने बड़े होंगे, ओनली 20। अरे क्लियर हो गई बात। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आज मैं आपको कराऊंगा। देखो जल्दी क्वेश्चन क्या होगा। देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सेम शिफ्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन था कि एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर एमएन पैरेलल है बीसी के, क्वाड्रिलेटर एमबीसीएन का एरिया आपको दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, एएन और एनसी का रेशो 4:5 है, तो ट्राइंगल एमएएन का एरिया आपसे पूछा गया है कितना होगा। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो कोशिश करो कि माइंड में ही डायग्राम बने और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाए। एक ट्राइंगल आपके पास एबीसी है, तो बीसी के पैरेलल एमएन बना दिया, अरे ठीक है। अब आपसे कहना चाह रहा है कि जो चतुर्भुज बनेगा नीचे उसका एरिया 130 है, और एएन एनसी का जो रेशो दिया हुआ है वो 4:5 है। अब एक बात बताओ, जैसे ही लाइनें पैरेलल थी, आपने पढ़ा हुआ है तो समझ में आना चाहिए कि छोटा वाला ट्राइंगल और पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो एरिया का रेशो वही होगा जो कुछ दिया है उसके स्क्वायर के रेशो में। तो मुझे बताओ 4, 5, तो बताओ छोटे वाले ट्राइंगल का तो 4 और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड हो गई 9 यूनिट, तो मुझे बताओ एरिया का रेशो क्या होगा छोटे ट्राइंगल का बड़े ट्राइंगल के साथ में, तो 16:81 होगा, यानी छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 16 का मल्टीपल होगा और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया वो 81 का मल्टीपल होगा। छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया पूछना चाह रहा है, तो बच्चों वो 16 का मल्टीपल होगा। ए बी सी ऑप्शन तो हट गए क्योंकि वो 16 के मल्टीपल नहीं है। बताओ 32 16 का मल्टीपल होता है क्या? यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो पेन ही नहीं चलाया और ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस, ये जैसे कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज उठा रहा हूं, ऑप्शन भी मैंने नहीं हटाए हैं। देखो अगर आपको ये पेन चलाना है तो पेन तो कितना ही चलाया जा सकता है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपके पास ABC एक ट्राइंगल था, ABC आपके पास में एक ट्राइंगल था, सही से अब आपको यहां दिख रहा होगा, जिसमें आपसे कहा गया BC के पैरेलल एक लाइन बनाई गई MN और आपके पास में MBCN एक क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज बन गया।
इसका एरिया दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AN और NC का रेशो भी दिया हुआ था कितना, 4:5। आपने जैसे ही देखा कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो माइंड में आ गई होगी बात कि ये छोटा सा ट्राइंगल और पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बच्चों सिमिलर हैं तो एरिया का रेशो वही हो जाएगा जो कुछ दिया है उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ छोटे वाले ट्राइंगल की तो आपको ये वाली साइड पता है, AN बोलो कितनी है, 4 यूनिट, और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड बताओ कितनी हो जाएगी, ये 4 और ये 5 आपके पास में, तो कंप्लीट हो गई आपके पास 9। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN का रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, AN अपॉन में AC के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अरे हाँ है ना बच्चों, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशो जो साइड दी हुई है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के अंदर हो जाएगा। देखो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो पेरीमीटर यानी परिमाप का जो अनुपात होता है वो वही होता है जो दिया होता है उसी के रेशो में। साइड्स का रेशो दिया हुआ है तो पेरीमीटर का रेशो भी वही होगा, लेकिन एरिया का रेशो जो दिया हुआ है ना उसके स्क्वायर के रेशो में होगा। जैसे इन वाले ट्राइंगल के अंदर एरिया का रेशो जो दिया हुआ था ना उनके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। तो AN का स्क्वायर बोलो 4 का स्क्वायर 16, AC बोलो 4 यूनिट 5 यूनिट 9 यूनिट का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब बच्चों सीधी सी बात है, ट्राइंगल AMN का एरिया 16 आपके पास में रेशो में है तो एरिया आपके पास 16 का मल्टीपल होगा। इस तरीके से तो मैंने जज कर लिया था, लेकिन आपको एग्जैक्ट ही निकालना है तो आप बोलोगे ये तो हो गया 16 यूनिट, और बताओ पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया 81। तो आपको तो ये दिया हुआ है तो बड़े वाले में से ये वाला हटा दो, यानी 81 में से अगर आपने 16 हटा दिया तो मुझे बताओ क्या 65 यूनिट आ जाएगा क्या, और 65 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे है तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा था, AMN का एरिया पूछ रहा था, तो 16 यूनिट का मान आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चों एक का मान 2 तो 16 का मान 32 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर हो जाएगा। बड़ा कितना भी बनाया जा सकता है, जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। बच्चों एग्जाम में भी जब क्वेश्चन बनते हैं ना वो कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देता है कि आप स्मार्ट अप्रोच लगाकर आप बहुत जल्दी पेपर को सोल्व कर लो। अगर सही तरीके से पेपर देखा जाए तो आपका पेपर 5 से 7 मिनट पहले पेपर हो जाना चाहिए, तब तो आप ये मानकर चलो कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप वही अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हो जो कहीं ना कहीं पेपर बनाने वाले ने सोची है। जब दोनों चीज़ों का सही तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो सिलेक्शन 100% होगा। अरे ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ओबेनिस्ट अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछना चाह रहा है। कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि उसकी लंबाई जब एक्सटर्नली टच करते हैं दो सर्कल तो उसकी लेंथ निकालने का तरीका होता है 2 रूट के अंदर R1 R2। तो बच्चों सीधा सा हो जाएगा 2 8 6 48 यानी 2 रूट 48 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चारों ऑप्शंस पे तो वैल्यू है, रूट को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आप कहना चाहोगे कि आपके पास में 2 रूट 48 इसका मतलब होता है 16 गुणा 3 4 बाहर ले आओगे तो 8 रूट 3, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो बच्चों इसका मतलब होता है 1.732। अरे हाँ है ना, जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। या आप आइडिया भी लगा सकते हो कि बी सी ऑप्शन तो नहीं होंगे, डी ऑप्शन ऐसा नहीं हो सकता कि 8 को इससे गुणा करो और बहुत छोटी वैल्यू आए, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। वरना तो मल्टीप्लाई करके आपको पता चली जाएगा। 8 दूनी 16 24 1 25 आपके पास 2 56 और 2 58 5 और 8 और 5 कितना हो गया 13। तो बच्चों ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बोलो अब तो आइडिया लग ही जाएगा क्या। अरे हाँ है ना, देखो जिसको नहीं पता वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने क्या कर दिया है कि बच्चों जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये आपके पास होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा, जिससे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या अनुस्पर्श रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये R1 है, ये आपके पास R2 है,
ठीक है। और बच्चों इसकी जो लंबाई होती है ये होती है 2r1r2 जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। पता है तो हो गया होगा सोल्व, वर्बली आपने कर दिया होगा, नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो। अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच नहीं करेंगे तो बच्चों आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी। ये आपके पास r1 है, ये r2 है और ये आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या अनुस्पर्श रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों ये जो लेंथ होगी ये लेंथ होती है क्या, रूट के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी का क्या कर दोगे, स्क्वायर। छोटा दिखे तो बातों को अच्छे से सुन लो, क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी उसका स्क्वायर कर दो, माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, r1 माइनस r2 का स्क्वायर होता है। अगर दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हो जाएगा आपके पास में r1 प्लस r2, वहीं से अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगकर ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। एक तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है बच्चों ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आपके पास में ये तो हो गई टेंजेंट और ये हो गई आपके पास में सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन, ये हो गया r1, ये हो गई आपके पास में r2। तो बच्चों जो डायरेक्ट कॉमन, ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, ये जो स्पर्श रेखा है इसकी जो लंबाई होती है वो होती है क्या, रूट के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर। बच्चों सीधी सी बात आप ये समझ लेना कि सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये जो स्पर्श रेखा है ये क्या एक दूसरे को काट रही है क्या, बोलो यहाँ तो काट रही है, स्पर्श रेखा और सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन ये तो काट रही है। तो बच्चों यहाँ पर ये प्लस वाला साइन यानी काटने वाला साइन आ जाएगा, यहाँ पर नहीं काट रही है तो यहाँ पर नहीं काटने वाला साइन यानी माइनस आ जाएगा। ऐसे आप इन बातों को याद रख सकते हो। उम्मीद है ये बात अच्छे से रिवाइज हो गई होगी, क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, प्रैक्टिस हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या होगा वो। देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 21 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये बहुत अच्छे से मैंने अलजेब्रा में पढ़ा रखा है, अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाओ और उसे अच्छे से पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। कितनी, 100% गारंटी है। सीजीएल के अगर 10 सेट होते हैं, 12 सेट होते हैं, 50% से ज्यादा सेट्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी थीम पर। यहां तो इजिली कैलकुलेट हो जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस 3 बटे में 2 यानी कि 5, और जो एक्स वाई हो जाएगा 7 में से 3 घटा दो और 2 का भाग दे दो यानी कि हो जाएगा 2। अरे ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा है वहां से एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो अभी अपन ने निकाला था 5, एक्स वाई निकाला था 2, तो स्क्वायर में हो जाएगा 4, तो 5/4 डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इसी तरीके से एग्जाम में सोचना होगा, पेन को छोड़कर आप मुंह चलाने की कोशिश करो, दिमाग चलाने की कोशिश करो, थोड़े टाइम के अंदर बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीजें। बच्चों आइडेंटिटी होती है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। कैसे आता है, कैसे नहीं आता और कैसे क्वेश्चन बनते हैं पूरा अच्छे से मैंने बता रखा है, बस अगर नहीं पढ़ रखा तो वहां जाकर पढ़ना पड़ेगा। इसका मान आपको 21 दिया हुआ था और इस वाले का मान आपको 7 दिया हुआ था, तो मुझे बताओ क्या ये आपके पास 3 आ जाएगा क्या, कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 21 आ जाए, तो बोलो ये पता चल गया आपके पास में 3। अब बच्चों पेन तो कितना भी चलाया जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान 7 है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान 3 है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने अलग से पढ़ा रखा था, ये m है ये n है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा m प्लस n बाई 2, यानी दोनों को ऐड करके आधा कर दोगे तो 5, और एक्स वाई आ जाएगा m माइनस एन बाई 2, तो बोलो कितना आ जाएगा 2। अरे ठीक है, तो बच्चों आपसे जो पूछना चाह रहा है वहां से मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एलसीएम ले लूंगा, और ऊपर कहीं ना कहीं आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, तो बताओ 5, 2 है स्क्वायर है वहां पर, तो 5/4, क्या डी ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा क्या? अरे ठीक है, आसान क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एज इट इज क्वेश्चन मैंने लिया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यानी सेम सेलिंग प्राइस के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 1840 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, तो दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा। अगर आपने क्वेश्चन पहले करा हुआ है, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आप वर्बली ही कैलकुलेट कर रहे होंगे, नहीं तो फिर मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, तो देख लेना। वर्बली तो ऐसे सोचा जा सकता है, सेम सेलिंग प्राइस है, दोनों आर्टिकल समान विक्रय मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया लेकिन पहले पर 15% का लाभ ले लिया, 15% मतलब 3/20 यानी 20 से 23, तो दूसरा भी 23 का बेचा गया होगा, ऊपर 3 का प्रॉफिट तो नीचे 3 का लॉस ले लो, यानी 26 का खरीदा गया होगा। अरे हाँ है ना, तो बताओ 23 की वैल्यू तो आपके पास में कितनी दी हुई है यहाँ पर 1840, तो कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितने का है, एक 20 एक 26, तो 6 का डिफरेंस है आपके पास में। बताओ ये कितनी बार कट जाएगा, ये 23 8 184 तो होते हैं 80, तो बताओ 8 से 48 480 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने, ये दोबारा आपको समझाता हूँ। बच्चों पहले वाले आर्टिकल पर 15% का प्रॉफिट लिया था, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी पहला आर्टिकल पहली वस्तु 20 की खरीदी गई होगी तो 23 की बेची गई होगी। सीपी यानी खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य, यानी ये बेचा गया होगा। क्वेश्चन ने कहा था दोनों आर्टिकल दोनों वस्तुएं समान सेलिंग प्राइस पर बेची जाती है, पहला 23 तो दूसरा भी 23। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, लेकिन मुझे बताओ पहले पर तो 3 का प्रॉफिट आ गया है क्या, तो बताओ दूसरे पर क्या होना चाहिए 3 का लॉस, तभी तो जाकर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस बनेगा। 23 के बेच रहे हो, 3 का लॉस लेना है, तो बताओ वो खरीदा हुआ कितने का होना चाहिए 26 का। या आप ऐसे भी सोच सकते हो 23 और 23 बोलो कितना हो गया 46, यानी दोनों आर्टिकल बेचे जा रहे हैं 46 के, तो बताओ दोनों भी कितने के खरीदे गए होंगे ताकि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो बताओ वो भी 46 ही होना चाहिए, तो 20 46 तो ये 26 ही होगा क्या। दोनों के सीपी के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था, यानी 6 यूनिट का मान पूछ रहा है। हर एक आर्टिकल कितने का बेचा जा रहा है 23 का, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1840 का, तो 23 की वैल्यू 1840 रुपए है, तो सीपी का डिफरेंस जो हो जाएगा वो 6 यूनिट हो जाएगा, आंसर 480 ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक बात और मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों, यहां तो चलो परसेंटेज अलग अलग हैं तो आप ऐसे करके सोल्व कर देना। कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अगर 2 आर्टिकल सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे जाते हैं, अगर 2 आर्टिकल सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे जाते हैं, पहले पर प्रॉफिट होता है A% का, दूसरे पर लॉस होता है A% का, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा, ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा, और बच्चों जो लॉस होगा वो A² का होगा, A² का। बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं सेम सेलिंग प्राइस में, इससे बहुत अपडेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से एक छोटा सा आप ये मान सकते हो, लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और कई बार इस बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 आर्टिकल सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे जाएंगे, एक पर A% का प्रॉफिट, एक पर A% का लॉस हो जाएगा, परसेंटेज सेम रहेंगे, हमेशा हमेशा ऐसे केस में लॉस होगा, और लॉस होगा A² का। अरे हाँ, इसका कोई रोल नहीं होता है, बस ये पता होना चाहिए कि दोनों सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे गए हैं। आगे देखो क्या होगा क्वेश्चन।
चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये लास्ट सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू एक्स सेंटीमीटर है, क्यू आर इतना, आर एस इतना, पी एस इतना और पी क्यू क्यू एस को द्विभाजित करती है, तो एक्स का मान क्या होगा। थोड़ा ठीक क्वेश्चन है कि आपसे कहा गया है कि आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों के चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल की सरकमफेरेंस पर होने चाहिए, पी क्यू आर एस। ठीक है, जहां आपके पास पी क्यू तो एक्स है और क्यू आर आपके पास है 16 पॉइंट आपके पास में 8, आर एस का मान आपके पास 14 है और एस पी का जो मान आपके पास पी एस का मान दिया हुआ है 25 पॉइंट आपके पास में 2। और आपसे कह रहा है पी आर क्यू एस को द्विभाजित करती है। पी आर जो लाइन है वो क्यू एस वाली लाइन को बच्चों दो भागों में बांटती है और ये ए है तो ये भी ए है। अरे हाँ है ना, द्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटती है। अब बच्चों यहाँ पर जैसे ही आपने डायग्राम देखा, अगर सही तरीके से आपने ज्योमेट्री पढ़ी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आपने किए हैं तो आपको ये बात पता चल जानी चाहिए जैसे ही डायग्राम बनाया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। उसके साथ साथ ही ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे ये बात आपके मन में कैलकुलेट होनी चाहिए। अरे हाँ, नहीं तो मैं तो अब आपको समझा ही दूंगा कि ये और ये आपस में कैसे सिमिलर होंगे। आपने पढ़ा होगा कि सर्कल के अंदर कोई भी एक चाप ले लो, इस आर्क से यहाँ जो एंगल बनेगा, इस आर्क से यहाँ जो एंगल बनेगा, बताओ क्या दोनों बराबर होंगे क्या। सेम वही अप्रोच, बोलो इस वाले आर्क से, बोलो इस वाले आर्क से यहाँ पर, इस वाले से यहाँ पर, बोलो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो बताओ एक ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए तो डबल ए की प्रॉपर्टी से सिमिलर यानी समरूप हो गए हैं क्या। अरे हाँ है ना बच्चों, सेम अप्रोच ही आपको यहाँ पर सोचनी है। बोलो ये वाला आर्क से अपने पास में ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, अरे ठीक है, और ये वाला एंगल जो आपके पास में है वो इसके बराबर हो गया। ये बात आपके माइंड में चलनी चाहिए, वरना तो फिर आपको नहीं पता, तो ऐसे आप रिवाइज कर लो यहाँ पर। अरे ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप सिमिलरिटी मत लिखना, सिमिलरिटी लिखोगे फिर रेशो लिखोगे, सीधा ही आप वर्क करो रेशो पर कि किस तरीके से रेशो बनेगा। देखो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ इसके सामने तो ये, इसे मैं ओ पॉइंट बोल देता हूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसके सामने तो ये और इसके सामने ये, इनका रेशो बोलो क्या क्या हो गया, आर ओ अपॉन में इसके सामने क्या हो गया, ओ क्यू। अरे ठीक है, बराबर हो जाएगा। बच्चों ओ क्यू को तो आप कहीं ना कहीं ए भी बोल सकते हो क्या। अरे हाँ बच्चों, बराबर होगा किसके, डबल के सामने, बोलो इधर ये है, इधर डबल के सामने ये है, तो आप बोल सकते हो डबल के सामने ए का मतलब ए अपॉन में इधर डबल के सामने बोलो क्या हो गया है, ओ पी। अरे हाँ, इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, एस आर अपॉन में, एस आर भी आप डायरेक्टली लिखो, बोलो कितना है 14 अपॉन में बच्चों कितना हो गया एक्स। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं आप सिमिलरिटी लिख रहे हो फिर रेशो लिख रहे हो फिर जाके वैल्यू पुट कर रहे हो। लास्ट में जो लास्ट वाली अप्रोच है वही आप पहली बार में करो, और ये जो सिमिलरिटी लिखना होता है फिर रेशो लिखना होता है फिर जाके ये वैल्यू पुट करनी होती है, ये होता है काम पहले, अब नहीं होता। अब उसी तरीके से आप इन दोनों के बीच का रेशो लिख दो जल्दी से, तो आप बोलोगे सिंगल के सामने ये और सिंगल के सामने का रेशो ये, यानी इसके सामने तो क्या हो गया एस ओ, यानी जिसे आप ए बोल सकते हो। इधर सिंगल के सामने बोलो ये क्या हो गया ओ आर, इक्वल होगा डबल के सामने ये, बोलो क्या हो गया पी ओ, इधर डबल के सामने बोलो क्या हो गया ओ क्यू, जिसे आप क्या बोल सकते हो ए, क्या बोल सकते हो ए। अरे हाँ, बराबर हो जाएगा। उधर है बच्चों 25 अपॉन 0.2, इधर है 16.8। ये रेशो आपस में क्या होंगे, बराबर। बच्चों बस अब यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट आपके पास में कॉमन आ रहा होगा जिससे आपको पकड़ना होगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से पहले इसे काटा जा सकता है क्या, बोलो 8 दूनी आपके पास में 4 के टेबल से कट जाएगा, 4.2 पॉइंट तो हटा दो 42, 4 के टेबल से कट जाएगा 6 चौक 24, 4 3 12, और ये वापस कट जाएगा 21 के टेबल से 2 बार और ये कट जाएगा 3 बार। थोड़ा सा सोचो, इधर a अपॉन में OP का मान ये बन रहा है, इधर a अपॉन में PO बन रहा है, तो बोलो अगर आपने इसे पलट दिया तो कहीं ना कहीं मैं इससे और इससे कंपेयर कर सकता हूँ क्या।
सोचो थोड़ा सा, या तो इससे पलट दो या फिर इससे पलट दो। तो मुझे बताओ a अपॉन में OP का मान तो 14/x है, और बोलो यहां से जब इसे पलट दोगे तो a अपॉन में OP का मान कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा क्या, यानी 14/x इक्वल्स टू 2/3। 2 से कट जाएगा 7, तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा। अब बड़ा तो आप कितना भी कर सकते हो कि यहाँ सिमिलरिटी लिखो, फिर रेशो लिखो, फिर वैल्यू पुट करो यहाँ पर। अरे ठीक है, यही अप्रोच आपको एग्जाम में करनी होगी, तभी जाकर आप टाइम बचा पाओगे। अरे ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन में इस तरीके से कैलकुलेशन भी करनी होती है जो आपके सामने आ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं तो एक बार इसे दोबारा समझ लेना अच्छे से क्या है। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना कि सर्कल के अंदर एक आर्क से रिमेनिंग सरकमफेरेंस पर इस वाले आर्क से यहाँ एंगल बनेगा x, तो ये भी कितना होगा x। सर्कल के अंदर एक आर्क से सेंटर पर बनने वाला एंगल, इसी आर्क से, इसी चाप से जो सेंटर पर बनने वाला एंगल अगर परिधि पर x है तो सेंटर पर होगा डबल 2x होगा। क्यों होगा, कैसे नहीं होगा, उम्मीद है ये बात आपको पता होगी पहले से, अगर आपने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा है तो, नहीं तो ये बातें याद रखना। अरे ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, पॉइंट बहुत सारे होते हैं, बहुत बातें रिवाइज कराने की होगी, लेकिन एक महीने के अंदर वो सारी बातें नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें, सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। अगर मान लो ये डायमीटर है, व्यास है, तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल फॉर्म्ड बाय ए डायमीटर इज ऑलवेज राइट एंगल। तो व्यास द्वारा यानी डायमीटर से जो सरकमफेरेंस पर एंगल आप फॉर्म्ड करोगे, बनाओगे, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। एक चाप से रिमेनिंग सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल बराबर होता है, सेंटर पर बनने वाला एंगल सरकमफेरेंस का 2 गुना होता है, और व्यास यानी कि डायमीटर से जो सरकमफेरेंस पर यानी परिधि पर एंगल बनाओगे वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अभी सर्कल की ये प्रॉपर्टी रिवाइज करा दी, आगे जब क्वेश्चन आएगा और करवा दूंगा। अरे ठीक है, देखो अब तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करने में वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर लेंगे। देखो कई बार ऐसे आसान क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अचानक से आप अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसलिए हर बार पेपर को ज़्यादा भी नहीं तो 2 पार्ट्स में तोड़ा करो। शुरुआत के अंदर जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इन्हें फटाफट ख़त्म किया करो। फिर सेकंड वाले पार्ट के अंदर जैसे थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जैसे आज की क्लास में क्वेश्चन करवाया आपको मैंने, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इन्हें सेकंड वाले पार्ट में ले लिया करो। ठीक है, ज़्यादा पार्ट में तोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपका वो टाइम भी खराब होने लग जाएगा, क्योंकि उसे आगे नेक्स्ट करोगे फिर पहले जाओगे, उसी में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अरे ठीक है, फिर ऐसे बार बार आगे पीछे करोगे ना तो कंफ्यूज भी हो जाते हो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और कह रहा है कि बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है, मतलब 9 दिन में। तो आपसे कह रहा है जब वो दोनों साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना भाग काम कर लेंगे, 9, तो एलसीएम हो गया 18, 1, 2, यानी वो एक दिन के अंदर 3 पेड़ लगाते हैं। टोटल काम कितना है 18, एक दिन में 3 पेड़, तो बताओ एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3/18 यानी 1/6 आंसर हो जाएगा क्या, 1/6 भाग कर रहे हैं। भाई ए 18 दिन में कर रहा है, बी है ना जितना ए को समय लगता है उससे आधा समय लगता है, यानी ए 18 दिन में आपको काम करके दे देगा तो बी 9 दिन में कर देगा। एलसीएम हो गया 18, तो बताओ इनकी एफिशिएंसी बोल दो या वन डे वर्क बोल दो, बताओ इसका तो कितना आ गया 1, इसका कितना आ गया 2। जब दोनों साथ काम करेंगे तो एक दिन में 3 पेड़ लगाएंगे। अरे हाँ, तो बताओ कितना हिस्सा काम हो गया, बोलो टोटल तो 18 था, एक दिन में 3 काम हो गया तो 18 नीचे आ जाएगा 1/6, टोटल हमेशा नीचे आता है। अरे क्लियर है। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो अब आप आगे। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ये भी 3 मार्च वाली शिफ्ट में पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉसेक इतना माइनस सेक इतना, tan और कॉट इतना। बच्चों एंगल का सम करोगे कॉसेक और सेक के अंदर तो वो 90 बन रहा है, tan और कॉट के एंगल का सम करोगे तो वो भी 90 बन रहा है, यानी ये सब कुछ कट जाएगा, आंसर इसका 0 आ जाएगा।
अब ये जीरो कैसे आ गया, इसके पीछे की कहानी के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ कि आपके पास में यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब अगर साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा है, ठीक है। एक चीज़ और होगी टेन अल्फा इक्वल्स टू कॉट बीटा। एक चीज़ और होगी कॉसेक अल्फा इक्वल्स टू आपके पास में सेक बीटा। आप इस बात को समझना कि साइन अल्फा और कॉस बीटा यानी साइन और कॉस बच्चों इक्वल तभी होते हैं जब इनके एंगल्स का सम कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब छोटी सी बात सोचो, साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 90 डिग्री का मान, बताओ क्या दोनों बराबर होता है क्या? यानी साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री दोनों के मान क्या होते हैं, इक्वल। दोबारा सोचो, साइन 30 डिग्री का और कॉस 60 डिग्री का मान बताओ दोनों के इक्वल होते हैं क्या? अरे हाँ है ना। टेन 30 डिग्री का और कॉट 60 डिग्री का मान भी आपस में बराबर होता है बच्चों, तभी होता है। थोड़ा सोचो, ये 30 और ये 60 यानी एंगल्स का सम यानी अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री हुआ, अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री हुआ तो साइन और कॉस बराबर होते हैं। टेन और कॉट कब बराबर होते हैं? तो जवाब होगा कि अगर एंगल्स का सम कितने डिग्री हुआ, 90 डिग्री। सेक और कॉसेक आपसे पूछा जाए क्या कभी बराबर होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। बोलो कब? जब उनके एंगल्स का सम कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अरे ठीक है बच्चों, इसी बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है। बोलो साइन अल्फा, कॉस का मतलब होता है 1 अपॉन में सेक। बच्चों ये इधर चल जाएगा तो सेक आपके पास बीटा बराबर 1। इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। बोलो इससे क्या कहा जा सकता है, टेन अल्फा। बोलो कॉट का मतलब 1 अपॉन 10 होता है, तो ये इधर चल जाएगा तो 10 बीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। अरे समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? इस तरीके से चेंज करते हुए भी चीज़ों को समझो। बोलो ये आपके पास में कॉसेक अल्फा है, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस इधर चल जाएगा तो कॉस बीटा बराबर 1। कभी आपको इस तरीके का फॉर्मेट भी दिखे तो भी समझ जाना 90 है। ये रिवीजन चल रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ। रिवीजन में आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अरे ठीक है, तो बच्चों आप एक बात सोचो, जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था वो कॉसेक 85 प्लस का थीटा। मुझे एक बात बताओ, कॉसेक आपके पास में 85 प्लस का थीटा, ठीक है, और आपके पास में दिया हुआ था सेक आपके पास में 5 माइनस का थीटा। तो एक बात सोचो, थोड़ा सा इधर चले गया है तो बात समझना, सेक 5 माइनस का थीटा। आप एक बात सोचो कि जब ये और ये आपस में बराबर होंगे कि इनका मान तो क्या आपके पास में एक ही होगा क्या? क्योंकि सोचकर देखो, कोसेक 85 प्लस थीटा का मान वही होता है जो आपके पास में सेक 5 माइनस थीटा का होता है, क्योंकि इनके एंगल का सम क्या आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री का आ रहा है। आप समझना, टेन और कॉट आपस में बराबर हो जाएंगे अगर इनके एंगल का सम क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री का हो गया। तो समझना कॉसेक 85 प्लस थीटा का जो मान होगा वही बच्चों सेक 5 माइनस थीटा का होगा, क्योंकि इनके एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अरे हाँ या ना? तो बच्चों आप समझना, इनके बीच में साइन कैसा लगा हुआ है, माइनस का। तो बच्चों जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, तो दोनों के दोनों आपस में माइनस है तो कट जाएंगे। अरे ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेता हूं, अगर थोड़ा बाहर चले गया है तो दूसरा वाला मैं इधर समझा देता हूं। माइनस का टेन 55 डिग्री और उसके बाद में है 55 प्लस का थीटा था, और उसके साथ साथ था कॉट आपके पास में कितना, 35 माइनस का थीटा। तो बच्चों इस बात को समझो कि टेन 55 प्लस का थीटा और कॉट 35 माइनस थीटा, क्या टेन 55 प्लस थीटा और कॉट 35 माइनस थीटा का मान, बोलो इनके एंगल का सम 90 आ रहा है। 55 प्लस थीटा, 35 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, एंगल का सम 90 आ रहा है। यानी इसका मतलब है इसका जो मान होगा वो ही इसका मान होगा बच्चों, यानी ये जो होगा ये नेगेटिव है, ये कट जाएगा। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 0। अगर बच्चों नहीं समझ में आया तो बच्चों फिर वो बेसिक अप्रोच तो आपके पास रहती है कि आप इन्हें चेंज कर दो, आप इनका एंगल चेंज कर दो। किस तरीके से? वो बचपन में जिस तरीके से पढ़ाया जाता था, कॉसेक आपके पास में 85 माइनस का थीटा, अरे यही है, उसके प्लस का थीटा है,
और आपके पास में माइनस सेक आपके पास में 5 माइनस थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उसे ऐसे कह सकता हूं क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस का आपके पास में 5 प्लस का थीटा, सॉरी 5 माइनस का थीटा, मुझे बताओ ऐसा भी कहा जा सकता है क्या? देखो सोचो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने पढ़ा होगा कि साइन कोस में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में, कॉसेक सेक में। तो ये आपके पास में कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो मुझे बताओ इसे क्या कहा जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। तो बोलो क्या सेक 5 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? बताओ वही मेंशन है क्या? सेकंड है सेक 5 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों इसका मतलब सेक 5 डिग्री माइनस थीटा ही है। अरे है या नहीं है? अब बच्चों सीधी सी बात है, उसको ऐसा कहा जा सकता है। तो मुझे बताओ 90 डिग्री माइनस 5, बोलो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 90 में से 5 गया तो 85 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास में कॉसेक 85 डिग्री, और बाहर साइन कैसा है, माइनस का। और मुझे बताओ ये आपके पास कितना हो जाएगा, कॉसेक आपके पास में हो जाएगा प्लस माइनस का कॉसेक थीटा। अब तो बताओ ये सारा का सारा इससे कट जाएगा क्या? अरे हाँ बच्चों, किसी भी तरीके से इसे समझा जा सकता है। जो कॉन्सेप्ट बना था, उससे जो क्वेश्चन बनाना चाह रहा था, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। बच्चों इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। अरे ठीक है, वरना तो आपको इसको कंप्लीट पढ़ना होगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। लगभग आज की क्लास में मैंने 13 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है, जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतने ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो। मिलता हूँ आपसे कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में, ताकि आपकी जो तैयारी जीत की है बहुत सॉलिड तरीके से हो जाए। ठीक है, ओके बाय।